ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संघ के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूट्स के वार्षिक अधिवेशन के विभिन्न क्षेत्रों में समाज कल्याण और अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के विद्वानों द्वारा सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा। इस चिंतन मंथन से सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य और राष्ट्र स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस एवं व्यवहारिक उपायों का संकल्प भी हो सकेगा। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे समाज और देश के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अनुभवी, विशेषज्ञ, विशिष्टताएं जिनके पास हैं, उनके समक्ष उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया कि IASSI के इस 24वें वार्षिक अधिवेशन में ये 3 दिनों में विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाना है, जिसमें सामाजिक कल्याण, अर्थशास्त्र, रोजगार, उद्योग, कृषि, तकनीकी, पर्यावरण और नगरीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर देश विदेश के प्रख्यात विद्वानों द्वारा यहाँ पर बहुत सार्थक विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से निकला अमृत न केवल सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मार्गदर्शन का काम करेगा, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के कल्याण के लिए ठोस और व्यवहारिक उपायों के संकलन में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विशिष्ट अधिवेशन के आयोजन हेतु देवभूमि उत्तराखंड को चुनने के लिए IASSI के समस्त पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और उनकी पूरी टीम, विश्वविद्यालय परिवार को भी इस अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के उपरांत पिछले 11 वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के हर वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति, उसके कल्याण के लिए प्रारंभ की गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ साथ सतत विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, साथ ही पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने का निर्णय लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान करना हो, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो, अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान करना हो, या फिर प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्पता के साथ प्रतिबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता
बनाए रखते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में हमारी सरकार ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तंभी एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण। खबर चमोली जनपद की प्रसिद्ध घाटी की बता दी कि जहां देवी मां की परंपरागत यात्रा के तहत देवी की डोली को विविध पूजा अर्चना के साथ बद्रीनाथ धाम लाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां हर वर्ष भगवान बद्री विशाल से भेंट करने और क्षेत्र के कल्याण की कामना लेकर धाम आती है। यह यात्रा स्थानीय संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने मां और भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी और क्षेत्र में सुख शांति की भी प्रार्थना की है। चमोली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि बद्रीनाथ धाम और इसके साथ ही घाटी से आई डोली जहां और इसके साथ ये पूजा अर्चना की जाएगी और धार्मिक परंपरा का दृश्य यहां देखने को मिला है। और इसके साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, श्रद्धालुओं ने मांगी अपनी अपनी मनोकामनाएं और इसके साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। बद्रीनाथ धाम पहुंची है मां, जहां बता दें कि अब और इसके साथ ही पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने बता दें कि आशीर्वाद प्राप्त किया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बता दी कि उत्तराखंड के प्रथम डिजिटल थ्रेड का विमोचन किया है और इस अवसर पर उन्होंने आशा जताई है कि यह राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी नवाचार, सफल परियोजना और डिजिटल पहलों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि यह शासन, तकनीकी और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करेगा। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया है कि उत्तराखंड डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून से ये खबर है, जहां द डिजिटल थ्रेड का विमोचन किया गया, प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल इंडिया मिशन को बता दें कि समर्थन देने वाली ये पहल देखने को मिल रही है। आईटी अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां सभी अधिकारी एक साथ मौजूद नजर आए हैं और द डिजिटल थ्रेड का विमोचन किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि ये आगे और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही इससे बता दें कि कई फायदे और इसके साथ ही बता दें कि प्रौद्योगिकी नवाचार को इससे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही आईटी अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जहां सभी मौजूद रहे और इसके साथ ही द डिजिटल थ्रेड का विमोचन किया गया है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि इससे काफी ज्यादा फायदा भी होगा और द डिजिटल प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा इससे मिलता हुआ नजर आएगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 125वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई है। मुख्य सचिव ने बैठक में सचिव वित्त और टेक्निकल पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञ को बोर्ड में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगला वित्तीय वर्ष का बजट फरवरी-मार्च तक बोर्ड से अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि प्रोजेक्ट लागत कम करने, सस्ते ऋण के विकल्पों पर काम करने और वित्तीय संस्थानों से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा। मुख्य सचिव ने तीनों ऊर्जा कंपनियों में विजिलेंस तैयार करने, 1 जनवरी 2026 से ईआरपी सिस्टम लागू करने और प्रदर्शन समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने तकनीकों के सीमित प्रशिक्षण के बाद उपयोग की सलाह दी है और कॉर्पोरेशन से प्रवेशक दृष्टिकोण अपनाने और प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले टेको इकोनॉमिक जांच कराने पर भी बल दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपीसीएल की 125वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में निर्देश जारी किए गए। बजट मंजूरी मार्च तक अनिवार्य होगी और 3 कंपनियों में विजिलेंस और जनवरी 2026 से बता दें कि आरबी लागू और नई तकनीकी का ट्रायल जरूरी होगा, जिसके बाद बता दें कि इसे लागू किया जाएगा। और इसके साथ ही बोर्ड बैठक की अध्यक्षता देखने को मिली। 125वीं बोर्ड बैठक थी, जहां बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश और जानकारियां दी गई हैं। और इसके साथ ही बता दें कि बोर्ड बैठक में जरूरी निर्देशों को पास किया गया है और लागू की तिथि भी बताई गई है। इसके साथ ही बजट मंजूरी मार्च तक अनिवार्य होगा और इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 125वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही अनिवार्य और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए इस बैठक में। और इसके साथ यूपीसीएल की 125वीं बोर्ड बैठक
की समीक्षा की गई, जहां समीक्षा करते हुए बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश और जानकारी भी दी गई है। इसके साथ ही जनवरी 2026 से ईआरपी लागू, और इसके साथ ही बता दें कि तिथि भी बताई गई है। नई तकनीकी का ट्रायल जरूरी होगा। खबर देहरादून से है, जहां त्योहारों के मद्देनजर राज्य में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सचिव गृह शैलेश बगौली की अध्यक्षता में देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। देहरादून में ट्रैफिक नियंत्रण हेतु आईआरबी या पीएसी की एक कंपनी तैनात की जाएगी। साथ ही होमगार्ड और पीआरडी कर्मियों की सहायता ली जाएगी। भीड़भाड़ वाले चौराहे और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कर्मी लगाए जाएंगे और सभी ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे पुलिस के नियंत्रण में लाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सचिव गृह ने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और इमरजेंसी के दौरान बता दें कि बचाव को लेकर भी निर्देश दिए गए। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती गई है, जिसके बाद सचिव गृह ने सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि पालन करवाना भी अनिवार्य और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जाएगी। जहां बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन कराना भी अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और इसके साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सचिव गृह बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बैठक में उन्होंने तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। खबर चंपावत से है, जहां जनपद में पुलिस द्वारा जीआईसी देवीधुरा, जीआईसी कैनाल और सरस्वती विद्या मंदिर बनबसा और पूर्णगिरी इंटर कॉलेज भजनपुर और शारदा इंटर कॉलेज बनबसा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय और सुझाव भी दिए गए। इसके साथ ही चंपावत से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसके जरिए से बता दें कि जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों में सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, जहां छात्र छात्राओं को बता दें कि जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। डिजिटल पे तमाम जरूरी फोकस बढ़ाते हुए तमाम प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ ही विद्यालयों में सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जहां बता दें कि छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग और इसके साथ ही डिजिटल सुरक्षा पर फोकस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां बता दें कि जागरूकता फैलाने के मद्देनजर अब ट्रेनिंग देखने को मिलेगी और इसके साथ ही डिजिटल सुरक्षा पर फोकस बढ़ाते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां जनपद के भोजिया घाट क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नई पुलिस चेक पोस्ट स्थापित की गई है। इस पहल से क्षेत्र में कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और जनसंपर्क को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस नए पुलिस चौकी से न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि यातायात नियमों के पालन में भी सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय लोगों को इससे सुरक्षा और मदद मिलने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। और इसके साथ ही नैनीताल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत सुरक्षा बढ़ाई गई है। कानून व्यवस्था को मजबूती से और आगे बढ़ाया जा रहा है। यातायात बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर बता दें कि तमाम पहले देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर ये देखने को और नैनीताल में नई पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई, जिसके बाद बता दें कि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये किया गया है। और इसके साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो काफी ज्यादा मददगार साबित होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तहत यह अहम पहल देखने को मिली है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।